ओके, सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट क्लास में हमने ट्रांजैक्शनल एनालिसिस पढ़ रहे थे हम, या इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स, transactional analysis, and under transactional analysis we have touched upon ego states. ego states पढ़ रहे थे हम, parent ego, child ego and super ego. No, not super ego, it was adult ego. Okay, actually super ego क्यों बोला मैंने, because there is a concept इसमें भी ID ego and super ego. सिगमंड फ्रॉइड ने, ही वॉज अ साइकोलॉजिस्ट, तो उन्होंने ये ईगो स्टेट्स बताए थे, आईडी, ईगो एंड सुपर ईगो. आई थिंक दैट इज़ नॉट इन योर सिलेबस, सुपर ईगो, आईडी एंड ईगो. तो वो भी एक डिफरेंट ईगो स्टेट्स हैं, वो भी 3 ईगो स्टेट्स हैं, इसीलिए मुझे एकदम से ध्यान आया कि वो सुपर ईगो है. ओके, तो ट्रांजैक्शनल एनालिसिस में is it visible? Okay. So ट्रांजैक्शनल एनालिसिस में देयर आर इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स पढ़ रहे थे हम, उसमें आपको ट्रांजैक्शनल एनालिसिस में ट्रांजैक्शंस का मतलब हमने देखा था कि जो भी इंटरैक्शंस आप कर रहे हो सोशल एनवायरनमेंट में, इंटरैक्शंस का मतलब सोशल इंटरैक्शंस, जो भी आपके एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से इंटरैक्शंस हो रहे हैं, ये इंट्रापर्सनल नहीं है, इंटरपर्सनल है. इसीलिए ठीक है, विद इन यू नहीं है, आपके सराउंडिंग्स से है, बी इट योर पीयर्स, योर कलीग्स, योर फ्रेंड्स. ठीक है, और अब जब हम ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर में ये पढ़ रहे हैं तो हम बात कर रहे होंगे सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड चीज़ों की, कि ऑर्गेनाइजेशन में क्या इंटरेक्शन हो रहा है, या आपको हाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड कि कोई भी, इफ़ यू आर अ मैनेजर, तो आपको कौन सा टास्क असाइन करना है किस एम्प्लॉई को, तो ये आपको इवैल्यूएट करना है. ठीक है, और ये आप कर पाओगे व्हेन यू नो कि हाउ थिंग्स वर्क इन सोशल सेटिंग. ठीक है, ट्रांजैक्शनल एनालिसिस में वी हैव स्टडीड ईगो स्टेट्स. इफ़ यू कैन रिमेंबर, हमने उधर कुछ पॉइंट्स लिखे थे, गेम, रैकेट्स, और क्या था, लाइफ पोजीशंस किया था, टॉपिक्स लिखे थे सिर्फ. तो ईगो स्टेट्स वी हैव स्टडीड. गेम्स, स्ट्रोक्स, एंड लाइफ पोजीशंस. ये 4 चीज़ें हमें और पढ़ने हैं इसमें ट्रांजैक्शनल एनालिसिस में. बट बिफोर गोइंग ऑन टू दीज टॉपिक्स, we will be covering Johari window first. I want to make you understand Johari window first because relevance आपको, जब आप लाइफ पोजीशंस पढ़ोगे तो आपके पास कुछ रेलिवेंस होगा कि हमने जोहारी विंडो में जैसे पढ़ा है, कैसे हम स्टडी कर रहे हैं बिहेवियर ऑफ अदर्स एंड आवरसेल्व्स, तो वो आपको लाइफ पोजीशंस में भी एक मैट्रिक्स है. इफ़ यू आर ओके एंड आई एम नॉट ओके, तो उसमें क्या साइकोलॉजी होगी, मतलब जब मैं आपको लाइफ पोजीशन समझाऊंगी तो उसके लिए आई थिंक आपको थोड़ा बहुत जोहारी विंडो से अगर आपने पढ़ा हुआ होगा तो आप रिलेट कर पाओगे. ठीक है, अब जोहारी विंडो, अब ये इतना वियर्ड नाम क्यों लग रहा है? जोहारी इज एक्चुअली जॉन and Harry. I am forgetting the name. It is Harry plus something. तो जॉन एंड हैरी का ही फर्स्ट वो लेके जोहारी बना दिया है जोहारी विंडो में. ठीक है, उसका कुछ स्पेसिफिक मतलब नहीं है, इसीलिए मैंने आपको ये बताया. ओके,
सिर्फ इसीलिए ही है। अब ये जोहारी विंडो हम ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर में क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि ये मैट्रिक्स जो है वो आपको पोजीशंस बताएगी, लाइफ पोजीशंस ही। फैक्ट्स नोन टू सेल्फ, जो आपको अपने बारे में पता है चीज़ें, ठीक है, एंड नॉट नोन टू सेल्फ, known to others, not known to others. अब इसमें क्या है कि ऐसी चीज़ें जो आपको अपने बारे में पता है और ऐसी चीज़ें जो आपको अपने बारे में नहीं पता, नॉट नोन टू सेल्फ, और सेल्फ एंड अदर्स की बात हो रही है कि जो चीज़ें आपको लेट्स से सेल्फ अवेयरनेस से रिलेटेड है ये, कि मुझे पता है कि मैं कोई भी टास्क या कोई भी एक्टिविटी कितने टाइम में कंप्लीट कर लेती हूँ, या फिर मेरी कैपेबिलिटीज़ क्या है। अब मान लेते हैं, इसका एग्जाम्पल कैसे हो सकता है, हम ये नोन टू सेल्फ नॉट नोन टू सेल्फ ऐसे क्यों बोल रहे हैं। मान लेते हैं कि आप क्लास में जल्दी आने की कोशिश करते हो, क्लास जो है वो स्टार्ट होती है 9 o'clock से, मान लेते हैं कि 9 o'clock से आपकी क्लास स्टार्ट होती है, लेकिन आप हमेशा 5 मिनट लेट हो जाते हो, हमेशा, ऑलवेज यू आर 5 to 10 minutes लेट। लेकिन हम क्लास शुरू कर देते हैं 9 o'clock, ठीक है। हमें नहीं पता कि आप क्यों लेट हो रहे हो सकता है आप अपने बेस्ट एफर्ट्स लगा रहे हो जल्दी आने के लिए, और आप ये सोच रहे हो कि मुझे इफ़ क्लास स्टार्ट्स फ्रॉम 9 o'clock तो आपको 9:05 तक यू हैव टू बी देयर। यू डोंट फील द इम्पॉर्टेंस ऑफ बीइंग इन द क्लास एट 9, अगर 9 o'clock से क्लास स्टार्ट हो रही है तो। अब ये रेपिटेटिव बिहेवियर है आपका कि आप लेट आ रहे हो, और आपके लिए 9:05 पे आना लेट आना नहीं है, लेकिन हमें मतलब हम लोगों को मिला के क्या इम्प्रेशन है ऑफ यू, अगर आप क्लास में लेट एंटर हो रहे हो तो, कि आप पंक्चुअल नहीं हो। लेकिन फॉर यू, आपको ऐसा लगता है कि यू आर मेकिंग बेस्ट एफर्ट्स टू बी इन द क्लास ऑन टाइम, तो आपके लिए आप पंक्चुअल हो, कि आपने अगर टारगेट ही 9:05 का रखा है तो आप 9:05 पे क्लास में होते हो, लेकिन पंक्चुअलिटी नहीं है वो कि आप 9:05 पे क्लास में आ रहे हो, 9:10 पे क्लास में आ रहे हो। आपने बेस्ट एफर्ट लगाए हैं 9:05 पे आने के लिए, क्योंकि आपके लिए 9 o'clock पे पहुंचना क्लास में लगता है आपको कि नहीं आना चाहिए, या आपको वो लेट आना लगता ही नहीं है। तो फैक्ट्स नोन टू सेल्फ में क्या हुआ है, इसमें इसको अरेना बोलते हैं, जहाँ पे नोन टू अदर्स भी है और नोन टू सेल्फ भी है। ये वाला सेक्शन जो है, जहाँ पे आपको ऐसे फैक्ट्स जो आपको अपने बारे में पता है और दूसरों को भी आपके बारे में पता है, मतलब ऐसे सिचुएशन में जो मैंने आपको भी एग्जाम्पल दिया वो कॉम्प्लिकेटेड है, जिसमें आपको नहीं पता कि आप पंक्चुअल नहीं हो, तो दिस फैक्ट इज नॉट नोन टू यू, लेकिन नोन टू अदर्स है। मतलब हमें पता है कि आप लेट आते हो, आप पंक्चुअल नहीं हो, लेकिन फॉर यू फैक्ट इज कि आप पंक्चुअल हो आपके लिए, लेकिन फॉर अस यू आर नॉट पंक्चुअल। आपको ये नहीं पता है कि आप पंक्चुअल नहीं हो, उसको पंक्चुअलिटी नहीं कहते। एंटरिंग विद अ स्माइल, मनीष, आई रिमेंबर योर नेम, ओके। नोन टू सेल्फ एंड अब ऐसे ऐसे फैक्ट्स जो आपको अपने बारे में पता है बट नॉट नोन टू सेल्फ है, सॉरी नॉट नोन टू अदर्स हैं, मतलब फैक्ट्स दैट यू नो अबाउट योर सेल्फ, लेकिन वो हमें नहीं पता, मतलब दूसरे लोगों को नहीं पता आपके बारे में। तो इस केस में क्या होता है, इसको आप क्या बोलते हो, ऐसा हो सकता है एग्जाम्पल सोच सकते हो इसके, जो फैक्ट्स हमें पता है अबाउट आवरसेल्व्स लेकिन नॉट नोन टू अदर्स हैं, दूसरे लोगों को नहीं पता वो चीज़। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, हम सब कुछ रिवील नहीं करते,
हम, हाँ, हैबिट्स मतलब कुछ भी हो सकता है वो, कि आप कैसे, आपके पास कोई एक ऐसी स्किल है जो आपको ही पता है सिर्फ, कि आप वो क्या ट्रिक्स आप यूज़ करते हो कोई भी एक टास्क कंप्लीट करने के लिए। तो ये सब चीज़ें क्या है, नोन टू सेल्फ है, मुझे मेरे बारे में पता है लेकिन आपको नहीं पता। जैसे इसी का एग्जाम्पल ले लेते हैं कि मान लेते हैं, मैंने ये एग्जाम्पल हम पहले भी ले चुके हैं, कि मैंने आपको क्लास में लेट आने दिया, ठीक है, तो आप पे ये इम्प्रेशन हो जाएगा कि मैं क्लास में आने देती हूँ। तो लेकिन यूजुअली क्या होता है कि आप लेट नहीं आ सकते हो क्लास में और मैं फिर एंटर करने नहीं देती। हो सकता है मैंने आपको एक बार बोल दिया हो कि आप आ जाओ अंदर, लेकिन अगर आप लेट आते हो तो नेक्स्ट टाइम से आपको अलाउड नहीं है। तो ये वाला फैक्ट जो है वो नोन टू सेल्फ है कि मैं नहीं आने देती हूँ, ठीक है, मुझे पता है कि लेट कमर्स आर नॉट अलाउड, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि अलाउड है। तो वो फैक्ट है जो नोन टू सेल्फ है, मुझे पता है मैं नहीं मैं पंक्चुअलिटी को प्रेफर करती हूँ, लेकिन नॉट नोन टू अदर्स है कि आप को नहीं पता कि मैं ऐसे नहीं करती हूँ, ऐसे आप लेट नहीं आ सकते हो क्लास में। तो दीज फैक्ट्स आर नॉट नोन टू अदर्स बट नोन टू सेल्फ। और एग्जाम्पल क्या हो सकता है इसका, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं इसी चीज़ के जो आपको अपने बारे में पता है पर आपने रिवील नहीं किया है। ऑनेस्टी हो सकता है, ये ऑनेस्टी वैसे दूसरे लोग ही आपको रेफर करते हैं, तो वो तो नोन टू अदर्स भी हुआ। नोन टू सेल्फ मतलब इट इज एसोसिएटेड विद सेल्फ अवेयरनेस, ये मैं साथ में ही लिख देती हूँ। फैक्ट्स known to self is associated with self awareness अब आप ये वाला सेक्शन जो है जहाँ पे नोन टू अदर्स और नोन टू सेल्फ है फैक्ट्स, तो इसको आप एरेना बोलते हो या ओपन सेल्फ, ओपन सेल्फ, कि आपको भी वो चीज़ें अपने बारे में पता है जो हम लोगों को पता है, मतलब सारे फैक्ट्स अबाउट यू इज नोन टू सेल्फ एंड नोन टू अदर्स एज वेल। तो इसमें ये बेस्ट पोजीशन होती है जिसमें सारे फैक्ट्स यू नो अबाउट योर सेल्फ और हमें भी पता है, मतलब अदर्स को भी पता है वो फैक्ट्स, तो वो है अरेना ओपन सेल्फ। अब इसको मैंने पहले क्यों बताया, बिकॉज दिस इज़ द बेस्ट पोजीशन, इसको बेस्ट पोजीशन बोलते हो आप, कि जहाँ पर आपको सारे मैनेजर्स को यही पोजीशन में लाना होता है, सारे एम्प्लॉयज़ को। अब सब में कुछ ना कुछ ग्लिच है इस एरेना के अलावा। कैसे, यहाँ पे नॉट नोन टू सेल्फ है, आपको अपने बारे में नहीं पता, और नोन टू अदर्स है, लेकिन इस वाले सेक्शन में पता चल रहा है ना कैसे चल रही है मैट्रिक्स, कि मैंने एक तो ये ऐसे लिखा है ना कि फैक्ट्स नोन टू सेल्फ नॉट नोन टू सेल्फ। अब ये वाले एरेना में क्या प्रॉब्लम है, एरेना नहीं बोल सकते इसको, एरेना वाला पार्ट ये है, नॉट नोन टू सेल्फ नोन टू अदर्स में क्या प्रॉब्लम है, यहाँ पे सेल्फ अवेयरनेस लैक कर रहा है। ये जो पंक्चुअलिटी वाला एग्जाम्पल हमने डिस्कस किया उसमें ये फैक्ट लैक कर रहा था कि आपको नहीं पता कि आप पंक्चुअल नहीं हो, कि आप 9-10 पे आके भी सोचते हो कि आप पंक्चुअल हो, तो इसमें नॉट नोन टू सेल्फ आ गया ना फैक्ट। तो इस वाले पार्ट में ये प्रॉब्लम है कि आपको अपने बारे में ही वो फैक्ट्स नहीं पता। मैं आपको टर्म्स बताती हूँ इसके, प्लस आई विल बी शेयरिंग अ मैट्रिक्स विद यू। डू यू हैव अ ग्रुप
yet WhatsApp group. What's your name? Mansi. Done. आ गया? अच्छा, शेयर कर देना बस आ जाए तो ठीक है. ओके, तो नॉट नोन टू सेल्फ और नोन टू अदर्स में हिडन सेल्फ है. नॉट नोन टू अदर्स और नॉट नोन टू सेल्फ को ब्लाइंड स्पॉट बोलते हो आप. ब्लाइंड स्पॉट क्यों है? अब ब्लाइंड स्पॉट इसीलिए है, वर्स्ट पोजीशन बोलते हो आप ब्लाइंड स्पॉट को. ब्लाइंड स्पॉट में आपको भी वो चीज़ें अपने बारे में नहीं पता और दूसरों को भी नहीं पता. तो इस सिचुएशन में हाउ विल अ मैनेजर विल असाइन यू अ टास्क और इवन अंडरस्टैंड व्हाट थिंग्स मेक्स यू मोटिवेटेड, मेक्स यू फील मोटिवेटेड. तो इसको रिवील करने के लिए अब सारे मैनेजर्स का जो फोकस होता है वो जो भी एम्प्लॉयज़ इस ब्लाइंड स्पॉट में है उनको यहाँ ओपन सेल्फ में लाने पे होता है. सारे मैनेजर्स की जो मोटिव होता है या उनका जो भी टास्क असाइन करना है उन्हें अगर, तो दे ट्राई कि जो भी ब्लाइंड स्पॉट है, ब्लाइंड स्पॉट में जो भी एम्प्लॉयज़ हैं उनको वो ड्रैग करें टू ओपन सेल्फ, जहाँ पे उनको भी अपने बारे में पता चल जाए वो फैक्ट्स. अब ये हो कैसे सकता है कि आप ऐसे ब्लाइंड स्पॉट से या हिडन सेल्फ से पकड़ के आप ला सकते हो ओपन एरेना में? बहुत सारी चीज़ें हैं. ट्रेनिंग के थ्रू हो सकता है ऐसा कि आपको जो फैक्ट्स अपने बारे में नहीं पता है वो आप रिवील कैसे करवाओगे. ऐसे ही आपको एक्सपोज करके ऐसी चीज़ों से जहाँ पे यू कैन लर्न अबाउट थिंग्स एंड अबाउट योर सेल्फ. ट्रेनिंग हो सकता है, कोचिंग हो सकती है, उसमें मेंटरिंग हो सकती है कि आप मेंटोरशिप को यूज़ कर रहे हो, आप कोचिंग को यूज़ कर रहे हो इन ऑर्डर टू मेक यू अवेयर ऑफ योर सेल्फ एंड टू अदर्स. आप अपने आप को भी अवेयर कर सकते हो अबाउट. अब आपको अपने बारे में जब पता चल जाएगा तो इससे क्या फ़ायदा होगा कि आप भी फैक्ट्स नोन टू सेल्फ वाली चीज़ पे आ जाओगे जहाँ पे आपको अपने बारे में चीज़ें पता है. फिर व्हेन यू आर सेल्फ अवेयर तो आप ये वाला फैक्ट जो हमने लिखा था कि जब जिसमें हम फैक्ट्स नोन टू सेल्फ बोल रहे हैं इसमें सेल्फ अवेयरनेस का पॉइंट है कि आपको अपने बारे में पता है चीज़ें. ठीक है, तो इसमें आते ही आप एक्सप्रेस भी कर पाओगे. हाउ विल यू टेल पीपल कि ये फैक्ट्स हैं? इंटरैक्शंस के थ्रू ही.
ठीक है, एक्सप्रेस करोगे आप जब, जिसमें आप बोल रहे हो नोन टू अदर्स। नोन टू अदर्स कैसे बना सकते हैं हम? एक्सप्रेस करके, एक्सप्रेशन, फीडबैक, फीडबैक्स हो सकते हैं इसमें, जहाँ पे आप इसके थ्रू, कम्युनिकेशन के थ्रू ये बता सकते हो दूसरों को भी, फैक्ट्स नोन टू अदर्स हो जाएंगे तब। तो जो हारी विंडो एक्चुअली यूज़ इसीलिए किया ताकि मैनेजर्स जो हैं वो ये समझ जाएं कि कहाँ पे, ये समझने के लिए कि किस पार्ट ऑफ दिस मैट्रिक्स में कहाँ कौन से एम्प्लॉयज़ फॉल कर रहे हैं, कौन से एम्प्लॉयज़ ऐसे हैं जिनके जो ओपन सेल्फ में लाए करते हैं, जहाँ पे हमें भी उनके बारे में फैक्ट्स पता है और उनको भी अपने बारे में फैक्ट्स पता है सारे, कि वो कब बेस्ट परफॉर्म करते हैं, कब नहीं करते। और नॉट नोन टू सेल्फ में, नॉट नोन टू सेल्फ में उनको भी अपने बारे में वो फैक्ट्स नहीं पता है। तो इसके वेज क्या हो सकते हैं कि आप बता सकते हो, ट्रेनिंग हो सकता है, उसमें लीडरशिप हो सकता है। लीडरशिप से क्या होगा? इंटरैक्ट कर पाओगे आप, इंटरैक्शन से क्या होगा? आपको पता चलेगा कि क्या फैक्ट्स हैं अबाउट एवरीवन। तो इसीलिए जब हिडन सेल्फ और ब्लाइंड स्पॉट की बारी आती है, या फिर ये एरेना को आप क्या बोलते हो? हिडन सेल्फ इज दिस, okay, blind spot is this, and unknown self. Not known to self is unknown self, but facts are known to others, right? Not known to self and not known to others is blind spot. फैक्ट्स नोन टू सेल्फ है तो वो हिडन सेल्फ कैसे होगा? हाँ, वो फिर अननोन सेल्फ नहीं होगा ना। नोन टू, ओके, दिस इज अननोन सेल्फ, नॉट नोन टू सेल्फ है ना, इसीलिए अननोन सेल्फ, इसमें हिडन सेल्फ है। टर्म्स एक्चुअली काफ़ी डिफरेंट हैं इसमें। जैसे ओपन सेल्फ को आप अगर एरेना बोल रहे हो, ऐसे ही सबके उसमें है, पर जितने उससे ही आप याद रखो मैट्रिक्स के, उससे ही वही काफ़ी है कि आपको ये वाली चीज़ें याद होनी चाहिए तो आप ये ड्रॉ कर पाओगे। ठीक है, ओके। अब इन सारे सिचुएशंस में कैसे आपको इसको करेक्ट करना है? करेक्ट कैसे करना है मतलब कि अब जो भी सिचुएशंस हैं अदर देन दिस ओपन सेल्फ, तो आपको पहले तो ये फाइंड आउट करना है कि कहाँ पे कौन सा एम्प्लॉय लाई कर रहा है, 4 क्वाड्रेंट्स में से किसी में भी कौन से एम्प्लॉयज़ लाई कर रहे हैं। फिर जो इसके अलावा बाकी दूसरे क्वाड्रेंट्स में एम्प्लॉयज़ हैं अगर, तो उनको भी ड्रैग करना है टू ओपन सेल्फ में। ठीक है, तो इसकी इम्पॉर्टेंस भी पता है हमें। ओपन सेल्फ होगा तो आप ज़्यादा अच्छे से मेंटोर कर पाओगे उनको, ज़्यादा अच्छी कोचिंग हो पाएगी उनकी। मोटिवेट कैसे होते हैं वो ये रिवील हो पाएगा। आपको याद होगा हमने मैक्लेलैंड की थ्योरी जब पढ़ी थी, अचीवमेंट, पावर और एफिलिएशन, ये आप फिगर आउट कर पाओगे तब, मतलब मैनेजर्स फिगर आउट कर पाएंगे कि कौन सी चीज़ से कौन सा एम्प्लॉय जो है वो मोटिवेट हो रहा है। ठीक है, अब ऐसी ही मैट्रिक्स जो है वो लाइफ पोजीशंस में भी है, लाइफ पोजीशंस को समझने के लिए भी है, लेकिन उससे पहले हम स्ट्रोक्स पढ़ लेते हैं। जो हारी विंडो में मोर और लेस आप यही चीज़ें पढ़ोगे। ठीक है, कि कब कौन से
क्वाड्रेंट में कौन सा एम्प्लॉय लाई करता है और उसमें क्या प्रॉब्लम है। मतलब जब आप ये एक्सप्लेन कर रहे होगे तो आपको पहले ये लिखना है कि जब फैक्ट्स नोन टू सेल्फ हैं और नॉट नोन टू सेल्फ हैं तो क्या पोजीशंस बनते हैं, इसमें कौन से पोजीशन पे लाई करते हैं एम्प्लॉयज़, और उसके बाद आपको उसका रेमेडी भी देना है कि ये कैसे रिजॉल्व हो सकता है, कैसे वो एरेना में आ सकता है। ठीक है, और मोटिव क्या है कि आप बेस्ट पोजीशन में लाओ वर्स्ट पोजीशन से। ठीक है, तो इसको एक्सप्लेन करना है बस कि कैसे आ सकते हैं। फीडबैक दे सकते हो अगर नॉट नोन टू सेल्फ हैं अगर फैक्ट्स, तो आप सेल्फ अवेयरनेस के लिए प्रैक्टिस कर सकते हो ताकि आपको अपने बारे में पता चले चीज़ें। अगर आपको नॉट नोन टू अदर्स है तो आप एक्सप्रेस कर सकते हो, फीडबैक्स के थ्रू बता सकते हो। ठीक है, ऐसे है। और नोन टू अदर्स है तो उसमें बस आपको फैक्ट्स नोन टू सेल्फ कराना है। मतलब अगर आप यहाँ पे अननोन सेल्फ पे हो जहाँ पे नोन टू अदर्स हैं फैक्ट्स और नॉट नोन टू सेल्फ हैं, तो उसके लिए क्या करना है, दूसरों से फीडबैक ले सकते हो आप, ताकि जो दूसरों को लगता है वो आपको भी पता चले अबाउट योर सेल्फ। तो सबका रेमेडी भी ना आपको साथ में दिख ही जाएगा कि क्या होना चाहिए उसमें, कि अगर इस क्वाड्रेंट में अगर आप हो तो क्या होना चाहिए। नोन टू अदर्स है यहाँ पे कि बाकियों को तो पता ही है लेकिन मुझे नहीं पता अपने बारे में, तो यहाँ पे आपको अपने बारे में बताना है। वो आप फीडबैक्स के थ्रू पूछ सकते हो कि जैसे मान लेते हैं आपने कोई प्रेजेंटेशन दिया और उसमें आपको नहीं पता कि आपने कैसा परफॉर्म किया है, तो आप ये फीडबैक्स के थ्रू आप फिगर आउट कर सकते हो। तो तब आप बेस्ट पोजीशन में आ जाओगे जहाँ पे आपको भी फैक्ट्स पता चल जाएंगे अपने बारे में। ठीक है, तो इसी में आपको फिगर आउट करना है कि कौन से पोजीशन पे हो तो आपको क्या करना है जिसकी वजह से आप इस कोऑर्डिनेट में लाई कर जाओगे। ठीक है, मोर और लेस इतना ही है इसमें। यूजेस इसके हम और भी फिगर आउट कर सकते हैं कि और क्या यूज हो सकते हैं जोहारी विंडो के। मोटिवेशन के लिए काम आ सकती है जोहारी विंडो, जॉब सेटिस्फैक्शन, एम्प्लॉय रिटेंशन, एम्प्लॉय इंगेजमेंट, सब में यूज़ हो सकता है, सबके लिए यूज़ हो सकता है जोहारी विंडो। जॉब सेटिस्फैक्शन के लिए कैसे, सेमेस्टर 1 मोटिवेशन के लिए कैसे यूज़ हो सकता है जोहारी विंडो। सिंपल, हाँ बिल्कुल, आपको पता चल जाएगा कि कोई एम्प्लॉय जो है वो अपनी जॉब से डिससैटिस्फाइड क्यों है, ये पता चल जाएगा। तो आप रीजंस जब फाइंड आउट कर लोगे तो आप उसको ओपन सेल्फ में ला सकते हो। फिर उसको आपको जब पता चल जाएगा कि क्या चीज़ उसको मोटिवेट कर रही है, तो वही मैनेजर्स ऑफर करने लगेंगे, वही वैसे ही टास्क उनको देने लगेंगे। तो इससे जॉब सेटिस्फैक्शन बढ़ेगा, एम्प्लॉय रिटेंशन भी बढ़ेगा कि एम्प्लॉयज़ जो हैं वो ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के कहीं और नहीं जाएंगे। ठीक है, तो आप वो ड्रेन होना, ये यूज़फुल रिसोर्सेज का ड्रेन आउट होना वो बचा पाओगे आप। ठीक है, ओके। सो लाइफ पोजीशंस में भी सेम चीज़ है, ऐसे ही क्वाड्रेंट्स जहाँ पे आपको पता चलेंगे नोन टू सेल्फ, इफ़ आई एम ओके और नॉट, ये वाली चीज़ें आप इसमें भी देखोगे लाइफ पोजीशंस में। अब लाइफ पोजीशन है क्या, या हम ट्रांजैक्शन एनालिसिस में इसको क्यों पढ़ रहे हैं लाइफ पोजीशंस को। तो लाइफ पोजीशंस एक्चुअली फीडबैक्स है या आपकी डिसीजन मेकिंग, इंटरप्रिटेशंस, अंडरस्टैंडिंग, ये सारी चीज़ें हैं किसमें, लाइफ पोजीशंस में। अब ये डिसीजन मेकिंग जो आप कर रहे हो या फिर
कुछ भी चीज़ आप कैसे इंटरप्रेट करते हो, आपका परसेप्शन अबाउट थिंग्स, ये सब आप कैसे डेवलप करते हो फ्रॉम योर अर्ली चाइल्डहुड। अब लाइफ पोजीशंस में हमने स्टार्टिंग में ये फैक्ट्स पढ़े थे कि जो भी अंडरस्टैंडिंग है आपकी या कैसे आप चीज़ें इंटरप्रेट करोगे, ये सब कुछ आप अर्ली चाइल्डहुड से डेवलप करने लगते हो कि किसी भी एक्शन का क्या कॉन्सिक्वेंस हो सकता है। फिर रेपिटेटिव प्रैक्टिसेस के थ्रू, मतलब उस चीज़ को रिपीट करने की वजह से आपको वो चीज़ें याद हो जाती हैं कि ऐसा होगा तो आपको ऐसा करना है। अब जैसे एग्ज़ाम्स हैं तो आपको कुछ दिन पहले क्या लग रहा होगा कि आपको पढ़ना चाहिए अब, तो ये ऐसा हर बार होगा, और क्योंकि आपने अर्ली चाइल्डहुड से ही प्रैक्टिस किया है कि एग्ज़ाम्स का मतलब है कि डर जाओ या एंग्शियस हो जाओ कि एग्ज़ाम्स आने वाले हैं तो वो स्कैरी टाइम है। तो ये आपने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम प्रैक्टिस किया है, इसीलिए आपको हमेशा जो भी आपको अभी भी बोल दो कि आपका एग्ज़ाम है तो आप डर जाओगे, या फिर अगर आप मुझे भी बोलो तो भी कि आपको भी 1 घंटे बाद एग्ज़ाम देना है एक, तो एग्ज़ाम्स के साथ एसोसिएटेड जो भी एंजाइटी है और काफ़ी चीज़ें हैं वो हम फील करने लग जाते हैं, क्योंकि हमने वही प्रैक्टिस किया है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम और रिपीट भी किया है कि हर बार जब एग्ज़ाम होते थे, हर साल, हर महीने, हर 6 महीने में एग्ज़ाम्स दे रहे हैं हम, तो वही चीज़ें हम हर 6 महीने में फील कर रहे हैं कॉलेज में आके भी, तो वही चीज़ें रिपीट होती रही हैं और उससे आपने लर्न कर लिया है। ऐसे ही कुछ और चीज़ का एग्जाम्पल भी हो सकता है। मैंने पहले ही इतना स्ट्रेसफुल एग्जाम्पल ले लिया कि एग्ज़ाम्स आ गए हैं, तो और भी चीज़ें हो सकती हैं, जैसे फेस्टिवल टाइम है या आपको पता है कि एग्ज़ाम जस्ट ओवर हुए हैं, उससे खुशी की बात तो कुछ हो ही नहीं सकती कि एग्ज़ाम्स ओवर हुए हैं, तो आपने क्या प्रैक्टिस किया वो एग्ज़ाम्स के बाद कि आप थोड़ा रिलैक्स हो जाओगे या आप बाहर जाओगे, घूमने जाओगे आप एग्ज़ाम्स ख़त्म होने के बाद। सब कुछ ऐसे ही रखते हैं हम कि जब एग्ज़ाम्स ख़त्म हो जाएंगे तो जाओगे, आप बाहर जाओगे, घूमोगे। तो ये भी चीज़ क्या है, आपने प्रैक्टिस करी है कि हमेशा आपके घर पे भी हमेशा ऐसे ही बोलते होंगे कि पहले एग्ज़ाम ले लो फिर घूमने चलते हैं। तो ये चीज़ें भी हमने प्रैक्टिस करी हैं, आपने वो अर्ली चाइल्डहुड से ही ये लर्न किया है। ऐसे ही बाकी सारी चीज़ों में भी आप ये ऐसे ही लर्न करते हो। सारी आपके डिसीजन मेकिंग जो है वो भी अर्ली चाइल्डहुड से ही डेवलप होती है कि कैसी सिचुएशन में आपने कैसे क्या डिसीजन मेकिंग किया है, या ये इससे भी एसोसिएटेड है कि आपको जब चूज़ करनी थी अपनी स्ट्रीम तो भी आपकी डिसीजन मेकिंग किससे एसोसिएटेड थी, आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस से, कि आपने पास्ट में इफ़ यू वर गुड एट मैथ्स तो आपने सोचा होगा कि आप कॉमर्स या साइंस ले लोगे। अगर आप अच्छे नहीं हो साइंस और मैथ्स में तो आप सोचते हो कि आप आर्ट्स या कॉमर्स ही लोगे या आर्ट्स ही लोगे। तो ये आपने कैसे लर्न किया, पूरे पास्ट एक्सपीरियंसेस से, पूरा आपने थ्रू आउट योर स्कूल टिल 9th यही आपने फिगर आउट किया कि आप किस में अच्छे हो किस में नहीं हो, या आपके क्या इंटरेस्ट्स हैं, कि आपको किस चीज़ को करने में ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा है, कौन सी चीज़ आपको ज़्यादा अपीलिंग नहीं लग रही है, कौन सी सब्जेक्ट नहीं लग रहा है ऐसा जो आप अटेम्प्ट कर पाओगे। तो तब आपके डिसीजन मेकिंग उसी से इन्फ्लुएंस हुई होगी। अब आते हैं इंटरप्रिटेशन पे कि आप बिहेवियर कैसे इंटरप्रेट करोगे। इंटरप्रिटेशंस ऑफ बिहेवियर है ये। बिहेवियर और एक्शन, इट कुड बी अ स्टिमुलस एज वेल, और उस पे आपका क्या बिहेवियर है। स्टिमुलस मतलब जो भी एक्सपोजर्स मिल रहे हैं आपको सोशल एनवायरनमेंट से, जिस भी चीज़ों से आप एक्सपोज हो रहे हो, ठीक है, जो भी हैपनिंग्स है सोशल एनवायरनमेंट के, तो उससे आपका बिहेवियर कैसे इन्फ्लुएंस हो रहा है वो भी इसमें इंक्लूडेड है। तो अभी आप हाउ आर यू इंटरप्रेटिंग अदर्स बिहेवियर, ये भी आपने अर्ली चाइल्डहुड से ही लर्न किया है कि कब आपके पेरेंट्स गुस्सा हो जाते हैं तो कोई काम नहीं करना है, या कब आपको कंपटीशन है, अगर कैसे आप रिएक्ट करते हो जब कंपटीशन बढ़ जाता है कि आपको क्लास में सब लोग के मान लेते हैं 9 CGPA आ रहे हैं, तो आपको लगेगा नेक्स्ट टाइम से कि आपको क्या करना है और मेहनत करनी है।
तो ये आपने कब से लर्न किया है? अर्ली चाइल्डहुड से ही, और रिपीट भी होते रहे हैं ये पैटर्न कि आपने जब ऐसा हुआ कि आपको लगा कि सबके अच्छे मार्क्स आ रहे हैं तो आपने ज़्यादा अपनी जो मेहनत है वो बढ़ा दी, तो वो इंटरप्रिटेशन ऑफ बिहेवियर है। और आपकी डिसीजन मेकिंग भी डायरेक्टली रिलेटेड टू इंटरप्रिटेशंस है आपकी, कि आपने जैसा इंटरप्रेट किया उस सिचुएशन को वैसी ही डिसीजन मेकिंग होती है आपकी, कि आप क्या फॉरगो कर रहे हो इन ऑर्डर टू अचीव समथिंग। तो वो आपका डिसीजन मेकिंग है कि आपने किस चीज़ को होल्ड पे रखा कि वो मैं बाद में भी कर सकती हूँ एग्जाम्स के। तो वो आपकी डिसीजन मेकिंग स्किल्स हैं बेस्ड अपॉन इंटरप्रिटेशंस ऑफ एक्शंस एंड बिहेवियर, ठीक है। और अंडरस्टैंडिंग भी एसोसिएटेड विद इंटरप्रिटेशन ऑफ बिहेवियर है कि आपने क्या समझा उस सिचुएशन से, और जो अल्टीमेटली क्या इन्फ्लुएंस करेगा? डिसीजन मेकिंग। चॉइसेस और डिसीजंस पे ही बेस्ड है हमारी लाइफ, कि आपने चूज़ किया, यू चूज़ टू बी हियर, कि आपको ये पढ़ना है या इस क्लास को आपको अटेंड करना है, इतने उससे भी आपका डिसीजन मेकिंग है कि आपने आज सुबह डिसाइड किया कि आपको क्लास में जाना है। तो ये भी आपने कैसे सीखा है? पास्ट एक्सपीरियंसेस से, कि मुझे मनीष को छोड़ के बाकी सबको तो यही लगता है कि हम क्लास में ऑफलाइन लर्न करने के लिए आ रहे हैं, सिर्फ ऐसे ही नहीं आ रहे हैं, ठीक है। आई एम नॉट पिकिंग ऑन यू, आई एम जस्ट सेइंग कि सबका अलग डिसीजन मेकिंग होगा सेम सिचुएशन पे, क्लास सबके लिए है, लेकिन यू डिसाइडेड कि आपको जाना है, तो वो डिसीजन मेकिंग है जो आपके इंटरप्रिटेशन ऑफ बिहेवियर पे से एसोसिएटेड है या इन्फ्लुएंस्ड है। और हमेशा ऐसा नहीं होता कि यू कैलकुलेट, आप कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली जो भी डिसीजंस लेते हो वो सब कुछ आपके इंटरप्रिटेशन या पास्ट एक्सपीरियंसेस पे बेस्ड होते हैं, ठीक है। तो लाइफ पोजीशंस जो हैं वो अल्टीमेटली आपको यही बता रहे होते हैं। लाइफ पोजीशंस का मतलब यही है कि आप कैसे इंटरप्रेट कर रहे होगे जो भी आपने लर्न किया है सिंस चाइल्डहुड, उसके बेस्ड अपॉन दैट आप क्या इंटरप्रेट करते हो, कैसे इंटरप्रेट करते हो चीज़ों को, ठीक है। अब इसमें भी एक मैट्रिक्स है, ओके, आई एम ओके एंड यू आर नॉट ओके, आई एम ओके एंड यू आर ओके। तो ये वाले टर्म्स आप पढ़ोगे इसमें, जिसमें वो इसका मतलब ये है कि इफ़ आई एम ओके और यू आर ओके, तो मतलब मैंने समझ लिया है कि ये सिचुएशन मेरे लिए फेवरेबल है, लेकिन बाकी सबके लिए भी फेवरेबल है। ये बताता है आपको ओके एंड नॉट ओके से, ठीक है। उसकी मैट्रिक्स भी मैं बता देती हूँ आपको लाइफ पोजीशंस की। Okay, so there are 4 life positions. I am okay and you are okay. I am okay and you are not okay. अब आई एम ओके है दोनों में, और यू आर ओके एंड यू आर नॉट ओके। आई एम नॉट ओके एंड you are okay.
अब सारे पोजीशंस पता चल रहे हैं इसमें, लाइफ पोजीशंस। अब इसमें आप इसको एक क्लासरूम कॉम्पिटिशन की तरह भी देख सकते हो। अब मान लेते हैं ऐसे कौन से पोजीशंस होंगे जहाँ पे आई एम ओके एंड यू आर ओके है। इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि जो चीज़ें आपको भी आती हैं, मतलब मान लेते हैं ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर ही है, ठीक है, अभी आपका एग्ज़ाम होने वाला है उसका, मान लेते हैं अभी आज एग्ज़ाम है ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर का, सुबह सुबह आप पढ़कर आए हो अगर, ठीक है, तो यू आर ओके एंड सॉरी आई एम ओके, मैं पढ़कर आई हूँ तो सब ठीक है, ठीक है। लेकिन अब यू आर ओके भी है, मतलब आपने अपनी फ्रेंड से पूछ लिया है जो आपके साथ बैठने वाली है आपके आगे पीछे, उससे भी पूछ लिया है तो वो भी पढ़कर आई है, ठीक है, तो वो यू आर ओके है। अब ये बेस्ट पोजीशन है जहाँ पे सब लोग पढ़कर आए हैं, आप भी पढ़कर आए हो और आपकी फ्रेंड भी पढ़कर आई है, ठीक है, तो वो पोजीशन है आई एम ओके एंड यू आर ओके। मतलब ये इस पोजीशन में अब अगर ऑर्गेनाइजेशन सेटिंग में अगर आप ये सोच रहे हो तो मान लेते हैं कोई एक्सटर्नल स्टिमुलस है, जैसे कोरोना है, मान लेते हैं कोरोना के टाइम पे कैसे ऑनलाइन ऑफिस शिफ्ट हो गए, तो उसमें ऑर्गेनाइजेशंस वर ऑल्सो ओके विद देयर एम्प्लॉयज वर्किंग फ्रॉम होम, तो उसमें एम्प्लॉयज़ के लिए भी फेवरेबल सिचुएशन है, एम्प्लॉयज़ वर ओके विद वर्किंग फ्रॉम होम, और उसमें ऑर्गेनाइजेशन भी सेटिस्फाइड है कि अगर उनके एम्प्लॉयज़ जो है वो वर्क फ्रॉम होम करें। पहले बिफोर लॉकडाउन एंड कोविड एंड एवरीथिंग, ये इसके लिए एम्प्लॉयज़ को बहुत मेहनत करनी पड़ती थी, बहुत पिच करना पड़ता था कि उनको वर्क फ्रॉम होम करने दिया जाए, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन को इन जनरल ऐसा लगता था कि लोग काम नहीं करेंगे अगर उनको आप वर्क फ्रॉम होम दे दोगे तो इस सिचुएशन में, ऐसे सिचुएशन में जहाँ पे कोई भी एक्सटर्नल स्टिमुलस जो है वो है, जैसे कोरोना था तो सबके लिए था, लॉकडाउन था तो सबके लिए था, अब ऐसे पोजीशन में आई एम ओके है, मतलब यू आर ओके विद वर्क फ्रॉम होम एंड योर मैनेजर्स टू, या आपके पीयर्स भी उससे सेटिस्फाइड हैं उस एक स्टिमुलस से, तो उसमें आप बोल सकते हो कि आई एम ओके एंड यू आर ऑल्सो ओके विद वट एवर द सिचुएशन इज, जहाँ पे आपने भी पढ़ा हुआ है, आपकी फ्रेंड ने भी पढ़ा हुआ है। अब ये बेस्ट पोजीशन है यहाँ पे। अब आई एम ओके एंड यू आर नॉट ओके, इसको आप एरोगेंस बोलते हो। मतलब कि कोई भी किसी भी सिचुएशन में आपको ऐसा लगता है कि आप ठीक हो और दूसरे ठीक नहीं हैं, मतलब आपको कोई चीज़ आती है, ये समझने से हो सकता है, मतलब जैसे अगर सब्जेक्ट्स का एग्जाम्पल लो आप, तो उसमें हो सकता है कि आपको वो चीज़ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड समथिंग एंड अदर्स आर नॉट, तो इस पोजीशन में इसको आप एरोगेंस बोलते हो, जिसमें आपको अपने उसके लिए अगर चीज़ें ठीक हैं तो आपको लगता है कि दूसरे लोग ठीक नहीं हैं उसमें, ठीक है, तो इफ़ आई एम ओके एंड यू आर नॉट ओके, तो इसको इसीलिए आप एरोगेंस बोलते हो कि आपको ये फीलिंग है कि और लोग सेम चीज़ में अच्छे नहीं हैं, आपके जितने अच्छे नहीं हैं, तो इसको आप आई एम ओके एंड यू आर नॉट ओके बोलते हो। आपके अंडरस्टैंडिंग या आपके इंटरप्रिटेशन ऑफ अदर्स बिहेवियर्स उस पे बेस्ड है ये, ठीक है। इंटरप्रिटेशन कैसे है कि आपको ऐसा लगता है उस एक पर्टिकुलर सिचुएशन में कि आप ओके हो, देन यू आर नॉट ओके, मतलब और जो दूसरे लोग हैं दे आर नॉट गुड एज गुड एज यू, ये लगता है जब आपको, तो ये वाले पोजीशन होती है आई एम ओके एंड यू आर नॉट ओके। अब आई एम नॉट ओके एंड यू आर ओके, इसमें इसको आप इंफीरियॉरिटी बोलते हो। मतलब मान लेते हैं कि यू आर नॉट गुड एट समथिंग, कोई भी स्किल हो सकती है, वो कंप्यूटर्स हो सकते हैं या आप उतने टेक सेवी नहीं हो, ये हो सकता है, बट अदर्स आर, आपकी इंटरप्रिटेशन ऑफ अदर्स ऐसी है कि आपको ऐसा लग रहा है कि यू आर नॉट गुड एट समथिंग, लेकिन दूसरे लोग उसमें अच्छे हैं। जैसे कोई सब्जेक्ट हो सकता है, क्या टफ लगता है आपको अभी के सब्जेक्ट्स में से?
अच्छा, तो मान लेते हैं मनीष इज गुड एट बिजनेस एनालिटिक्स और मैं नाम भूल गई, मानसी इज ओके, मनीष इज गुड एट बिजनेस एनालिटिक्स एंड यू आर नॉट। तो अगर हम मानसी के पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं लाइफ पोजिशंस को, तो मानसी के लिए इन टर्म्स ऑफ बिजनेस एनालिटिक्स शी इज नॉट ओके एंड यू आर ओके। तो मानसी का पर्सपेक्टिव है आई एम नॉट ओके कि हम बिजनेस एनालिटिक्स में अच्छे नहीं हैं, और यू आर ओके है कि बाकी सब लोग जो भी हैं वो बिजनेस एनालिटिक्स में अच्छे हैं। ठीक है, अब ये वर्स्ट पोजीशन है कि कोई भी किसी भी उसमें अच्छा नहीं है, ना ही आप ना ही आपके दोस्त। ये बेस्ट पोजीशन भी हो सकती है आपके केस में कि एग्जाम में किसी को कुछ भी नहीं आता तो अलग सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन है कि कोई पढ़कर नहीं आया है, तो वो फिर ये आई एम ओके एंड यू आर ओके वाली सिचुएशन भी हो सकती है, जहाँ पे आपको भी लगता है कि सब ठीक ही है, पढ़कर नहीं आना था। वैसे तो ये वर्स्ट पोजीशन ही है जहाँ पे आपको ऐसा लगता है कि आप भी उस चीज़ में अच्छे नहीं हो। यहाँ पे एक्चुअली आप लर्न कर सकते हो, इफ़ यू आर नॉट ओके एंड अदर्स आर ओके, यू आर फीलिंग इन्फीरियर बट यू कैन सीक गाइडेंस ही बोलोगे आपको कि आप गाइडेंस सीख कर सकते हो फ्रॉम अदर्स। अब ये जो एग्जाम्पल्स मैंने दिए हैं वो आपसे एसोसिएटेड हैं, पर जो एग्जाम्पल्स यू हैव टू राइट इन योर एग्जाम्स वो एसोसिएटेड होने चाहिए आपके ऑर्गेनाइजेशन सेटिंग से। कि अगर मैं ये बोल रही हूँ आई एम ओके एंड यू आर ओके, मतलब आप अगर एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो, मान लेते हैं प्रमोशन हो रहा है, ठीक है, आपका भी प्रमोशन हो गया, आपकी फ्रेंड का भी प्रमोशन हो गया, आपके कलीग्स का भी प्रमोशन हो रहा है, तो इसमें सेंस ऑफ जेलसी नहीं है आपको, कि आपको ऐसा नहीं लग रहा कि आप ओके नहीं हो और दूसरे ओके हैं। अगर आपका प्रमोशन नहीं हुआ होता और दूसरों का हुआ होता, तो इसमें यू आर नॉट ओके, मतलब यू आर इन द सेंस आई एम नॉट ओके कि औरों का प्रमोशन हो रहा है मेरा नहीं हो रहा, तो फिर वो इन्फीरियॉरिटी वाली सिचुएशन है कि जब सबका प्रमोशन हुआ है तो मेरा भी होना चाहिए। ये एग्जाम्पल्स मैं इसलिए दे रही हूँ क्योंकि यही एग्जाम्पल्स यू हैव टू राइट इन योर एग्जाम्स। ये बहुत कैजुअल एग्जाम्पल्स हो जाते हैं अगर हम ऐसे क्लासरूम में एग्जाम्पल्स लेते हैं, तो ये एग्जाम्पल्स मैं अभी इसीलिए ले रही हूँ ताकि आपको समझ में आए पहले कि है क्या, क्यों, मतलब पढ़ते हुए जब आप इसको अगर ऐसे पढ़ रहे होते तो आपको ये समझ में नहीं आता कि आई एम ओके यू आर नॉट ओके का क्या मतलब है, कि हम इसको ऐसे क्यों पढ़ रहे हैं। तो वो एक्चुअली इससे पता चलता है कि वो आपको लाइफ पोजीशंस बता रहा है कि आपने क्या इंटरप्रेट किया उससे, या आप क्या 4 डिफरेंट वेज के थ्रू आप इंटरप्रेट कर सकते हो। तो ये वो बता रहे हैं आपको याद होगा हमने स्टेटमेंट्स के थ्रू भी पढ़ा था एग्जाम्पल में, जब हम ईगो स्टेट्स पढ़ रहे थे कि क्या स्टेटमेंट्स यूज़ करते हो आप। जब पेरेंट ईगो होता है तो क्या यूज़ करते हैं, सजेशन दे रहे होते हैं कि दिस शुड बी डन लाइक दिस, ये कर रहे होते हैं। जब पेरेंट ईगो का स्टेट पढ़ा था हमने तो ये पढ़ रहे थे। ऐसे ही आप इसमें भी कर सकते हो, आई एम ओके और यू आर ओके में, कि एग्जाम्पल क्या हो सकता है इसका, आई एम हैप्पी दैट वी all got promoted। ये एग्जाम्पल हो सकता है। आप भी खुश हम भी खुश कि सबका ही प्रमोशन हो रहा है, ठीक है, इस सेंस में बोल सकते हो आप इसको। ये एग्जाम्पल्स ही लिखने हैं, कैजुअल एग्जाम्पल्स नहीं लिखने इतने कि आप ऐसे उसके एग्जाम्पल्स लिख दो। इट शुड बी रेलिवेंट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, बट दैट डजंट मीन कि ये एग्जाम्पल्स जो जिनको हम कैजुअल एग्जाम्पल्स बोल रहे हैं ये इररेलेवेंट है। नो, दे आर एज रेलिवेंट एज दीज एग्जाम्पल्स। लेकिन जब आप अपने आंसर्स में कोट कर रहे होते हो एग्जाम्पल्स को, तो दे शुड बी रिलेटेड टू द ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि वो अल्टीमेटली
साइकोलॉजिकल स्टेट से ही जज कर रहे हो आप, अगर ऑर्गेनाइजेशन सेटिंग भी है तो, ठीक है। तो इसमें आपने ये बोल दिया कि सब लोग ओके हैं उस चीज़ से। अब मान लेते हैं आई एम ओके एंड यू आर नॉट ओके। मेरा तो प्रमोशन हो गया है, मैं मैनेजर बन गई हूँ, लेकिन आपके पीयर्स नहीं बने हैं, उनका प्रमोशन नहीं हुआ है, तो एक सेंस ऑफ एरोगेंस आ जाता है कि अब आपको उनको ऑर्डर्स देने हैं। इसमें आप बोल सकते हो, इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, आई एम ओके एंड यू आर नॉट ओके का, आई गॉट प्रमोटेड एंड यू आर नॉट। आपका तो हो गया प्रमोशन, आप बन गए हो मैनेजर, लेकिन आपके हो सकता है पीयर्स नहीं बने हो, तो वो एरोगेंस आ जाएगा आपके अंदर कि एरोगेंस या नॉट नेसेसरीली एरोगेंस, बट यू विल फील सुपीरियर फ्रॉम अदर देन अदर्स। आपको सुपीरियर फील होगा उनसे कि आपका प्रमोशन हुआ, उनका नहीं हुआ, ठीक है। तो ये इसको ऐसे एग्जाम्पल्स लिख सकते हो आप इसके, आई एम नॉट ओके एंड यू आर ओके, मतलब इस केस में आपका प्रमोशन हो गया है, टेबल्स आर टर्न्ड। अब आपका प्रमोशन नहीं हुआ है, इसमें आपके फ्रेंड का हो गया है, वो सुपीरियर बन गए हैं अब, ठीक है। तो आप गाइडेंस सीख करोगे कि पूछोगे कि आपने कैसे बने हो आप मैनेजर, क्या किया था आपने, क्या स्किल्स हैं, तो आप इस केस में गाइडेंस सीख करते हो एंड यू विल फील इन्फीरियर। मतलब आप कॉमनली जो आप लर्न करते हो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम फ्रॉम दीज थिंग्स, जो भी अंडरस्टैंडिंग है आपकी, वो कैसी है कि यू विल फील इन्फीरियर और यू विल सीक गाइडेंस, कि आपको ये देखना है कि वो काम कैसे करते हैं। अब जैसे हमने सब्जेक्ट्स के एग्जाम्पल लिया था, तो यू विल ट्राई टू लर्न बिजनेस एनालिटिक्स क्योंकि यू फील कि बाकी लोग आर सुपीरियर देन यू, तो आप यहाँ पे गाइडेंस सीख करोगे फ्रॉम अदर्स, क्योंकि आपको भी कहाँ आना है, जहाँ पे आप ओके हो, ठीक है। बेस्ट पोजीशन ही अचीव करनी है आपको भी। अब आई एम नॉट ओके एंड यू आर नॉट ओके, किसी का भी प्रमोशन नहीं होता है, मेहनत करने के बाद भी कोई पास नहीं हो पाया है बिजनेस एनालिटिक्स में तो क्या हो सकता है, नोबडी इज ओके, कि आपको भी नहीं लगता कि आप अच्छे हो किसी भी चीज़ में, ना ही बाकी सब लोगों की परफॉर्मेंस ऐसी रही है जहाँ पे वो लोग अच्छा परफॉर्म कर पाए हों। तो ऐसी पोजीशंस को आप बोलते हो आई एम नॉट ओके एंड यू आर नॉट ओके, ठीक है। आई डोंट थिंक इसको एक्सप्लेन करना इतना टफ होगा आपके लिए एग्जाम्स में। नो, BMS, ओके। सो दिस इज ऑल अबाउट लाइफ पोजिशंस जो यू हैव टू स्टडी। आप इसमें रेमेडीज भी लिख सकते हो आप ऐसी ही, कि एरोगेंस को आप कैसे शिफ्ट करोगे आई एम ओके वाले स्टेट में, जहाँ पे यू आर नॉट ओके है जहाँ पे, ठीक है। इसको कैसे शिफ्ट करना है आपको यू आर ओके में, मतलब इट इज़ नॉट नेसेसरी, इट इज़ टेलिंग यू कि आप कौन सी चीज़ को कैसे इंटरप्रेट कर रहे हो, पास्ट एक्सपीरियंसेस पे कैसे बेस्ड हैं वो, कि आप पास्ट में क्या एक्सपीरियंस कर रहे हो, उस पे बेस्ड आपकी डिसीजन मेकिंग है। इससे एक और चीज़ पता चलती है, द वाई ऑफ थिंग्स, कि आपका ऐसा बिहेवियर क्यों है, द ओरिजिन। अब लाइफ पोजीशंस आपको वाई भी बताते हैं कि आप ऐसे क्यों, आपका बिहेवियर ऐसा क्यों है कि आप ऐसे इंटरप्रेट कर रहे हो चीज़ों को। तो ये बेस्ड होगा आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस पे, रूटेड होगा आपके चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस में, कि आपने पास्ट में ऐसा एक्सपीरियंस किया है इसीलिए यू फील दिस वे,
कि आपने अभी तक भी जो होता आया है जिसमें आई एम ओके एंड यू आर नॉट ओके की सिचुएशन है, उसमें आप एरोगेंट हो जाते हो, ठीक है, कि आपको ऐसा लगता है कि यू आर सुपीरियर देन अदर्स, तो उस केस में आपको ओरिजिन ऑफ बिहेवियर पता चलता है। और जब आपको रूट्स पता चल जाते हैं, कॉज पता चल जाता है किसी भी नेगेटिव सिचुएशन का, तो ही आप कोप कर पाते हो उससे, कि आपको वाई शुडंट यू फील दैट वे और रिएक्ट दैट वेज, या आपके एक्शंस जो हैं वो ऐसे क्यों होने चाहिए। तो आपको पता चल जाएगा जब ओरिजिन, द कॉज, ये कुछ कीवर्ड्स ही हैं जो मैं लिख रही हूँ, ठीक है। आपको इन कीवर्ड्स को मेंशन करना इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम में जब आप लिख रहे हो के आंसर्स, तो प्लीज़ मेंशन दीज कीवर्ड्स, जहाँ पे आपको उसी से, सिर्फ इन कीवर्ड्स से ही समझ में आ जाएगा कि आपको इसमें क्या एक्सप्लेन करना है, ठीक है। अब अगर आप इन वर्ड्स को ही मिस कर दोगे तो इससे इसको एक्सप्लेन करना आपके लिए टफ हो जाएगा। आप बाकी सारे स्टोरीज बनाने लग जाओगे कि आपको कैसे करना है, इसको कैसे लिखने हैं आगे के, वो तो नहीं, ये नहीं समझ पाओगे आप, ठीक है। ये ले लो आप। सो दिस इज ऑल अबाउट लाइफ पोजिशंस। स्ट्रोक्स देख लेते हैं हम। नोटेड? मेजर टॉपिक्स, मतलब स्ट्रोक्स पे भी इतने क्वेश्चंस नहीं आते हैं, पर लाइफ पोजीशंस और जोहारी विंडो पे यू कैन एक्सपेक्ट क्वेश्चंस, ठीक है। इसीलिए मैंने इनको पहले कवर किया है, क्योंकि इसमें टाइम लगता है और फिर आपको जो इम्पॉर्टेंट है वो पहले पता होना चाहिए। तो स्ट्रोक्स और गेम्स में इतना माइन्यूटली नहीं पढ़ना है आपको, पर यू शुड नो जोहारी विंडो एंड लाइफ पोजीशंस, ठीक है। ये पता होना चाहिए आपको ट्रांजैक्शन एनालिसिस में ही। ट्रांजैक्शन एनालिसिस में ही पढ़ रहे हैं हम ये सारी चीज़ें। ईगो स्टेट्स पे भी इवन क्वेश्चंस आते हैं, तो वो पता होना चाहिए आपको। याद होगा हमने क्रॉस्ड और कॉम्प्लीमेंट्री भी पढ़ा था ईगो स्टेट्स में, तो वो भी इम्पॉर्टेंट है उसके लिए। आई एम नॉट श्योर इफ़ यू विल बी गेटिंग द केस स्टडी क्वेश्चंस और नॉट। केस स्टडी क्वेश्चंस नहीं आने चाहिए आई थिंक, पर व्हेन यू हैव टू फिगर आउट कि क्या चीज़ की बात हो रही है, तो ये आप तभी कर पाओगे जब, अब केस स्टडी क्वेश्चंस में क्या होते हैं, पूरे पैराग्राफ्स होते हैं जिसको आपको इंटरप्रेट करना होता है। अभी तक किसी में आया है ऐसा? किस में? हाँ, तो इसमें भी आ सकते हैं, आ सकते हैं केस स्टडी क्वेश्चंस भी। तो जब आपको, मतलब वो क्वेश्चंस ही ऐसे स्टार्ट होते हैं कि सपोज यू आर अ मैनेजर, तो आप क्या कर रहे होगे। इसीलिए मैं एग्जाम्पल्स में भी ये इंक्लूड कर देती हूँ ताकि आप वैसे सोच पाओ। और उसमें भी केस स्टडी क्वेश्चंस में भी वो एक्सपेक्ट करते हैं कि आप टू द पॉइंट लिख कर आओगे, कि आपको क्या एक्सपेक्टेशंस हैं उसी पैराग्राफ से, कि क्या आपको इंटरप्रेट करना है। कि अगर वो आपको ये समझा रहा होता कि मान लेते हैं कोई एम्प्लॉय जो है वो पंचुअल नहीं है और उसको नहीं पता है, आई एम सो सॉरी, तो वो क्वेश्चंस आपको ऐसे एक्सप्लेन करने पड़ेंगे केस स्टडी क्वेश्चंस जब आते हैं तो। और ऐसे ये बहुत कॉमन एग्जांपल्स हैं। मान लेते हैं कोई ऐसा वो आ जाता है केस स्टडी जिसमें आपको एक्सप्लेन कर देता है, कि आपको बता देता है कि एक एम्प्लॉय, ऐसे क्वेश्चंस बहुत आते हैं वैसे, कि पीयर्स में से किसी एक मतलब सारे एम्प्लॉयज़ में से किसी एक एम्प्लॉय के पर्सनल कुछ इश्यूज हो जाते हैं उसको, या किसी की डेथ हो जाती है उसकी फैमिली में,
और बाकी के एम्प्लॉयज़ जो हैं दे वांट टू गो देयर। लेकिन अब एक टास्क है जो कंप्लीट होना चाहिए और सब लोग अगर फ्यूनरल में चले जाएंगे तो फिर काम कौन करेगा। अब सारे एम्प्लॉयज़ जाना चाहते हैं लेकिन काम कैसे होगा फिर। तो आप एज ए मैनेजर क्या डिसीजन लोगे कि क्या सबको अलाउ कर देना चाहिए जाने के लिए या नहीं जाने देना चाहिए। और एम्प्लॉयज़ जो हैं वो इस पे भी जज कर लेंगे फिर मैनेजर्स को कि फ्यूनरल में भी नहीं जाने दे रहे हो। अब वो बहुत बिलवड एम्प्लॉई था या फ्रेंड्स थे वो एम्प्लॉयज़ सारे, तो अब उनको जाना है सबको लेकिन अब काम भी करना है। तो हाउ विल अ मैनेजर रिजॉल्व दिस प्रॉब्लम। हाँ, हाफ डे डिमांड कर रहे हैं एम्प्लॉयज़, और कैसे जाओगे फ्यूनरल में। ऐसे एग्जाम्पल, ये बहुत कॉमन एग्जाम्पल्स हैं। एम्प्लॉयज़ ही ये डिमांड कर रहे हैं कि सबको जाने दिया जाए हाफ डे में ही। अब फिर चाहे वो हाफ डे में जाके अपने घर चले जाएं, फ्यूनरल में ना जाएं, विच इज़ कॉमन। यही प्रॉब्लम, रियल लाइफ प्रॉब्लम है जो रिजॉल्व करनी होती है। ऐसे ही केस स्टडीज़ आते हैं ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर में भी कि आपको क्या, किसको इंडिकेट कर रहा है, किस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है ये कि वो सॉफ्ट साइड नहीं है, साइकोलॉजी नहीं समझ रहा है मैनेजर एम्प्लॉयज़ की कि वो क्योंकि वो इतने बिलवड एम्प्लॉई था या फ्रेंड था उनका, इसीलिए जाना चाहते हैं सब। लेकिन टास्क भी होना चाहिए। और तो मैनेजर क्या कर सकता है, किसी एक को भेज सकता है या दो लोगों को भेज सकता है या शिफ्ट में भेज सकता है कि पहले इतने लोग चले जाओ फिर इतने लोग चले जाना। सबको जाना है तो हाफ डे से पहले इतने लोग हो आओ, फिर वो वापस आ जाएंगे, फिर हाफ डे के बाद इतने लोग चले जाएंगे, इतने लोग वापस आ जाएंगे। ऐसे काम करवा सकता है। तो ये आपको फिगर आउट करना होता है उसमें। और इसमें आप कोट कर सकते हो इन एग्जाम्पल्स को भी। लाइफ पोजीशंस आ सकता है उसमें कि कैसे इंटरप्रेट कर रहे हैं एम्प्लॉयज़। ये तो नहीं समझेंगे कि ऑर्गेनाइजेशन उनका साथ नहीं दे रहा है इस वजह से, अगर जाने नहीं दिया तो, कि इतनी सेंसिटिव चीज़ में भी इनकंसिडरेट है मैनेजर्स या कंपनी। तो ये वो ताकि ना सोचें, प्लस आपकी गुडविल बनी रहे, प्लस एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन बना रहे, ये पर्पस है उनका तो, मैनेजर्स का तो। लेकिन ऐसा होगा नहीं, ज़रूरी नहीं है कि ऐसा ही हो कि जो मैनेजर्स प्लान कर रहे हैं एज़ पर द प्लान चलेगा सब, कि एम्प्लॉयज़ यही सोचेंगे उसमें। तो सारे वेज आपको बताने होते हैं इसमें, ऐसे एग्जाम्पल्स आते हैं, ठीक है, जिसमें आपको एज ए मैनेजर सोचना होता है और ऑर्गेनाइजेशन सेटिंग आपको समझा देते हैं कि ये सिचुएशन है और हाउ विल यू रिजॉल्व दिस। ठीक है, दिस वाज वन ऑफ द एग्जाम्पल्स जो मैं सोच पाई अभी। और भी काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स हैं, हो सकते हैं इसमें लाइफ पोजीशंस में भी। आप एग्जाम्पल ज़रूर लिखना इनके, ताकि आपको याद रहे कि किस सिचुएशन में क्या था। जो हारी विंडो में जोसेफ एंड हैरिंगटन है एक्चुअली, द फुल नेम्स जोसेफ एंड हैरिंगटन। तो JO और हैरी ले लिया है उसका। जोसेफ एंड हैरिंगटन, ठीक है, तो इसीलिए वो जोहारी विंडो है।
ओके, स्ट्रोक्स देख लेते हैं हम। वाई डू यू थिंक आपको, आप कहीं जाते हो अगर, तो आपको लगता है कि सब कुछ पोस्ट होना चाहिए? मतलब अगर आप किसी कैफ़े में गए हो और पहले खाना आता है, आपने जो भी फूड ऑर्डर किया है, BMS सेमेस्टर 3 कम इन, हाँ, तो अगर आपको ऐसा लगता है कि पहले जैसे ही खाना आता है आपको लगता है कि पहले उसकी पिक्चर पोस्ट करनी है आपको, होता है ऐसा? नहीं, आप, हम तो नहीं करते, ऐसा नहीं होता। करते हो मनीष? नहीं? आप बताओ। फिर तो हमारा एग्जाम, हम स्ट्रोक कैसे समझेंगे फिर अगर आप नो बोलोगे तो? पीपल यूजुअली डू दिस, औरों को तो देखा है करते हुए हमने कि पहले आपको खाने का वो दिख जाता, आप करते हो? रोज करते हैं? रोज स्टोरी लग रही है, थैंक यू। हमारा, अगर हम समझ नहीं पाते स्ट्रोक्स आज, यहाँ सब मना कर रहे हैं, हम नहीं करते पोस्ट। एटलीस्ट भी हमारे पास एक एग्जाम्पल तो आया, ठीक है, अब हम समझ पाएंगे स्ट्रोक्स। तो एक्चुअली द थिंग इज कि आप वैलिडेशन सीख करते हो, कि आपको वैलिडेट करवानी है वो चीज़ें, कि आपने अगर वो पोस्ट नहीं की चीज़ें तो आपको ऐसा लगेगा कि आपने कुछ खाया नहीं है, जब तक किसी को नहीं पता कि आपने खा लिया है, और कैसा और क्या खाया है ये बताना बहुत ज़रूरी है। कि फैंसी इंस्टाग्राम पोस्ट वर्दी फूड पहले जाके आपको ऑर्डर करना है, और उसके बाद फिर आपको उसको पोस्ट करना है, और फिर सबके कमेंट्स देखने हैं उस पर। तो दिस इज एक्चुअली द स्ट्रोक, द वैलिडेशन यू सीक, दैट वैलिडेशन कुड बी, और स्ट्रोक्स कुड बी नेगेटिव और पॉजिटिव। स्ट्रोक्स एक्चुअली नेगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं। कैसे? कि आपको अगर पॉजिटिव फीडबैक आप सीख कर रहे हो, तो वो है पॉजिटिव स्ट्रोक्स, कि आप यही चाहते हो कि सब लोग लाइक ही करें, सब लोग, आपने इंस्टाग्राम वर्दी फूड अगर ऑर्डर किया है तो सबका पॉजिटिव कमेंट्स ही होने चाहिए, क्योंकि आप वही वैलिडेशन सीख कर रहे थे, पॉजिटिव वैलिडेशन, पॉजिटिवली वैलिडेट करना चाहते थे आप उस चीज़ को। अब ये कैसे और कैसे हो सकता है कि जस्ट टू वैलिडेट, कि आप ये दिखाना, ऑर्गेनाइजेशन सेटिंग में भी ये दिखाना कि आप काम कर रहे हो, और आप वही काम कर रहे हो जिस पे आपको पॉजिटिव फीडबैक्स मिल सकते हैं, आप वही काम उठाते हो हमेशा जो इजी टू डू है और जिसमें मैक्सिमम रिकॉग्निशन मिल रहा है। वैलिडेशन एंड रिकॉग्निशन। व्हाट्स योर नेम? विशाल अगर पोस्ट कर रहा है कुछ और बाकी लोग नहीं कर रहे हैं, तो हम क्यों रिकॉग्नाइज कर पा रहे हैं विशाल को? क्योंकि उसने पोस्ट किया है, क्योंकि वो वैलिडेशन सीख कर रहा है। रिकॉग्निशन किसको मिल रहा है? जो स्टैंड आउट करेगा। इसी की वजह से विशाल भी इनकरेज हो रहा है टू पोस्ट, ताकि उसको, अरे ठीक है, हम ऐसे ही, वी आर नॉट पिकिंग ऑन यू, हमें समझने के लिए एक एग्जाम्पल चाहिए था। ओके, तो अगर वैलिडेशन वो सीख कर रहा है, कोई भी पर्सन जो पोस्ट कर रहा है ऐसे, ये सिर्फ एग्जाम्पल के लिए बोला मैंने कि आप पोस्ट कर रहे हो अगर ऐसा कुछ, क्योंकि बेस्ट एग्जाम्पल है स्ट्रोक्स को समझने के लिए, कि आप वैलिडेशन और रिकॉग्निशन सीख कर रहे होते हो, कि आपको रिकॉग्नाइज करें कि यू आर ऑन दैट प्लेटफॉर्म एंड यू आर एक्टिव, कि आप जो भी काम कर रहे हो वो ठीक है,
ये सीख करना है आपको। लेकिन जब आप नेगेटिव फीडबैक सीख करते हो या नेगेटिव रिकॉग्निशन या वैलिडेशन सीख करते हो तो उसको आप नेगेटिव स्ट्रोक्स बोलते हो। जब आप क्रिटिसिज्म सीख कर रहे होते हो, अब ये आपके लिए भी हो सकता है, किसी और के लिए भी हो सकता है कि आपको डिमीन करना है किसी को। सोशल मीडिया इसका बहुत कॉमन एग्जाम्पल है कि कोई भी एक चीज़ कितना जल्दी हाइप ले लेती है और कितना जल्दी डाउनफॉल हो जाता है उस चीज़ का। अर्ली राइज अर्ली फॉल वाली चीज़ें हैं सोशल मीडिया पे आजकल, कि बहुत जल्दी राइज कर लेते हैं लोग। इसी की वजह से बी एट पॉजिटिव और नेगेटिव स्ट्रोक्स, जिसमें उनको पॉजिटिव कमेंट्स भी मिल रहे हैं, नेगेटिव कमेंट्स भी मिल रहे हैं, लेकिन दे आर यूजिंग दैट टू वैलिडेट देमसेल्व्स, टू मेक देमसेल्व्स रिकॉग्नाइज्ड, कि उनको रिकॉग्नाइज किया जाए, उनको भी रिकॉग्निशन मिले फ्रॉम अदर पीपल और उसके बाद दे कैन ग्रो। ये इसी चीज़ को आप स्ट्रोक्स बोल रहे हो। और ये सिर्फ सोशल मीडिया नहीं, बाकी काफ़ी सारी चीज़ों में है कि हो सकता है आप इन एन ऑर्गेनाइजेशन यू आर सीकिंग रिकॉग्निशन। अगर आप रिकॉग्निशन सीख कर रहे हो और पॉजिटिव स्ट्रोक सीख कर रहे हो, नॉट नेगेटिव, तो आप क्या करोगे? आपको ऐसा लगेगा कि अगर आप कोई भी एक टास्क कंप्लीट कर देते हो तो आपको ईयर एंड पे अवार्ड मिल रहा है। मान लेते हैं एम्प्लॉय ऑफ द ईयर के अवार्ड मिल रहे हैं आपको, अगर आप कोई भी एक टास्क जो है वो कंप्लीट कर दोगे टाइम पे। तो इससे क्या होगा? यू विल स्ट्राइव टू वर्क। आप वो वैलिडेशन सीख करने के लिए कि यू आर डूइंग एवरीथिंग राइट, और नो मैटर व्हाई यू हैव जॉइंड दैट ऑर्गेनाइजेशन, आप पॉजिटिव फीडबैक से सीख कर रहे हो, प्लस आप रिकॉग्निशन सीख कर रहे हो। मान लेते हैं अगर आप काम कर रहे हो, आपको रिकॉग्निशन नहीं मिल रहा है, तो वो भी ठीक चीज़ नहीं है कि आप रिकॉग्नाइज नहीं हो रहा है आपका काम। तो देर इज़ नथिंग रॉन्ग इन सीकिंग वैलिडेशन एंड रिकॉग्निशन व्हेन इट कम्स टू एन ऑर्गेनाइजेशन, कि जहाँ पे आपको ऐसा लगता है कि अगर आपका काम जो है वो रिकॉग्नाइज नहीं हो रहा है, देन देर इज़ अ प्रॉब्लम, कि आपने उतना मेहनत भी कर रहे हो, आप एवरीथिंग यू आर डूइंग इज़ राइट, और उसके बाद भी यू आर नॉट गेटिंग इनफ रिकॉग्निशन, तो प्रॉब्लम है। अब क्रिटिसिज्म क्यों सीख कर रहे होगे आप? वो भी हो सकता है वैलिडेशन के लिए ही या रिकॉग्निशन के लिए ही, कि आपको यू जस्ट वांट टू बी रिकॉग्नाइज्ड, बी इट अ पॉजिटिव और अ नेगेटिव वे। जब आप नेगेटिव स्ट्रोक सीख करोगे तो ठीक है, तो उसको नेगेटिव स्ट्रोक्स इसीलिए बोल रहे हैं, जस्ट बिकॉज द पर्पज इज दीज टू। पर्पज ये दोनों हैं कि आपको रिकॉग्निशन और वैलिडेशन सीख करना है, अब वो चाहे पॉजिटिव वेज से हो चाहे नेगेटिव वेज से हो। ऑर्गेनाइजेशन नेगेटिव वेज क्या होंगे रिकॉग्निशन सीख करने के? आप तो कॉरपोरेट जॉब ना ही करें एग्जाम इंटेंशंस ही, पर्पस ही अलग हैं। और क्या हो सकता है? यू आर एक्चुअली नॉट डूइंग थिंग्स राइट, आप टास्क जो है वो टाइम पे कंप्लीट नहीं कर रहे हो। ये हो सकता है यू वांट टू लीव दैट ऑर्गेनाइजेशन, इसीलिए हो सकता है ऐसा कि आप पॉजिटिव वे में अल्टीमेटली यूज़ कर रहे हो, दैट यू वांट टू स्विच, बट आपको हो सकता है उतना जल्दी रिलीव नहीं कर रहे हो वो, तो आप नेगेटिव स्ट्रोक सीख करोगे कि आपको यू जस्ट वांट टू बी आउट ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन। तब ऐसा हो सकता है, बहुत स्मार्ट प्ले होता है ये भी, कि आपने बिफोर यू रिजाइन आपको बाहर निकाल दिया जाए ऐसा मतलब बहुत ही ज़्यादा कॉन्क्रीट सिचुएशंस में ऐसा हो सकता है, जहाँ पे आप ऐसे समझ पा रहे होगे इसको कि जब आपको स्विच करना है टू अ बेटर ऑर्गेनाइजेशन, तब हो सकता है कि आप नेगेटिव स्ट्रोक सीख करो। ठीक है, जब आप क्रिटिसिज्म के थ्रू रिकॉग्निशन एंड वैलिडेशन मिल रहा है आपको, तो ये आपके डीपर सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड कर रहा है आपको अगर नेगेटिव स्ट्रोक्स, तभी आप क्रिटिसिज्म सीख करते हो, जो कि अल्टीमेटली आपको हेल्प कर रहा है आपके डीपर सेटिस्फैक्शन के लिए। नेगेटिव
स्ट्रोक्स ही, ठीक है। अब इसमें स्ट्रोक्स में सिर्फ ये नेगेटिव और पॉजिटिव स्ट्रोक्स याद रखने हैं आपको, जो कि आई थिंक थोड़ा अब इतना भी वो नहीं है आपके याद करने के लिए। बस लाइफ पोजीशंस में वो 4 क्वाड्रेंट्स और जोहारी विंडो के 4 क्वाड्रेंट्स याद रखने हैं, ठीक है। इसमें स्ट्रोक्स में सिर्फ इतना ही है, दीज आर दी कीवर्ड्स रिकॉग्निशन एंड वैलिडेशन एंड पॉजिटिव एंड नेगेटिव स्ट्रोक्स, ठीक है। कब आप इन दोनों को सीख करोगे, नेगेटिव कब यूज़ हो सकता है, पॉजिटिव कब यूज़ हो सकता है, क्या बेनिफिट्स हैं उसके, ठीक है। सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन है एक तो इसमें, ये भी यू कैन राइट विद दीज 2 टर्म्स, वैलिडेशन, रिकॉग्निशन, सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन, कि उससे अल्टीमेटली आपको सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, जैसे पोस्ट करके मिल रहा है विशाल को, वैसे ही सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन है इसका पर्पस भी, स्ट्रोक्स का पर्पस भी, ठीक है। कि आप अल्टीमेटली एम्प्लॉयज़ क्या सीख कर रहे हैं, सेटिस्फैक्शन, जॉब सेटिस्फैक्शन सीख कर रहे हैं वो भी, और उसको सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन सीख करने में ही वो स्ट्रोक्स के थ्रू जो भी एक्शंस वो कर रहे हैं वो जस्टिफाई हो रहे हैं उससे, कि उनको जॉब सेटिस्फैक्शन चाहिए, उनको सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन चाहिए फ्रॉम देयर जॉब, ठीक है। ओके, लेट्स मूव ऑन टू गेम्स। गेम्स आप उनको बोलते हो जिस पे यू आर एक्चुअली मैनिपुलेटिंग। ट्रांजैक्शनल एनालिसिस में गेम्स में द पर्पस इज मैनिपुलेशन, ब्लेम गेम बोल सकते हो इसको। ब्लेम गेम्स में क्या होता है, यू आर एक्चुअली शिफ्टिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द रॉन्ग डूइंग्स। आप क्या करते हो, एक्चुअली शिफ्ट करते हो। वी हैव हर्ड ऑफ दिस टर्म अर्लियर, बहुत कॉमन टर्म है। इसी गेम्स ट्रांजैक्शनल एनालिसिस में गेम्स का मतलब इसी से है, ठीक है, कि आप एक्चुअली कर क्या रहे हो, यू आर मैनिपुलेटिंग और यू आर शिफ्टिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द रॉन्ग डूइंग्स ऑन टू अदर्स। कि जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर कुछ भी नेगेटिव हुआ है तो आप उसको शिफ्ट कर रहे हो कि आपने नहीं, दूसरे लोगों ने किया है वो, ठीक है। एंड यू आर नॉट रिस्पॉन्सिबल इनफ टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द व्हेन समथिंग गोज रॉन्ग। अब इससे यू कैन एक्चुअली अंडरस्टैंड द इम्पॉर्टेंस ऑफ और द क्वालिटी ऑफ अ गुड लीडर। उसमें हाँ, हमने फर्स्ट क्लास में भी ये किया था, मैनेजर्स एंड लीडर्स का डिफरेंस याद है? क्या पॉसिबल डिफरेंसेस थे मैनेजर्स और लीडर्स में? तो विल अ लीडर बी प्लेइंग दिस ब्लेम गेम?
shifting responsibilities on others if something goes wrong? No. Why? Because this is the only responsibility of the leader. आपने APJ अब्दुल कलाम की भी ये वो सुना होगा कि he was a very good leader, people's choice president बोलते थे उनको. तो ये लीडरशिप क्वालिटीज़ जो हैं वो हम उन्हीं से सीख सकते हैं. कैसे? कि जब भी कोई सही चीज़ होती थी, मतलब किसी भी चीज़ में अगर वो कुछ अच्छा करते थे तो हमेशा वो जो क्रेडिट्स हैं वो अपनी टीम को देते थे कि जो भी कुछ चीज़ें अच्छी हुई हैं तो उसमें टीम का रोल है कि टीम ने अच्छा परफॉर्म किया है. नेगेटिव मोटिवेशन यू कैन, बट हाउ कम you be so sure कि blame game will ultimately lead to negative motivation? What if the employee जिस पे भी you are playing this game with, तो अगर उस employee पे उसका negative impact पड़ता है तो if negative motivation goes wrong, what if the negative motivation goes wrong, then what? तब क्या होगा? हाँ, क्योंकि ऐसे केसेस में यू कैन यूज़ इट, पर सिर्फ तभी जब आपको पता है कि वो एम्प्लॉय जो है वो मोटिवेट होता है थ्रू नेगेटिव मोटिवेशन. कि अगर गलत चीज़ हुई है तो वो आपकी वजह से हुई है, तो आप स्ट्राइव करोगे कि अब आप उसको ठीक करो. लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर बार हो कि आप उसको ठीक. ये सिर्फ तभी पॉसिबल है जब कोई एम्प्लॉय जो है वो नेगेटिव मोटिवेशन सीख कर रहा होता है, तभी वो स्ट्राइव करेगा कि वो काम करे, और अदरवाइज नहीं. पर जब भी कुछ अच्छा होता था तो वो क्रेडिट देते थे अपनी टीम को, लेकिन जब कुछ खराब होता था APJ अब्दुल कलाम यूज्ड टू टेक इट ऑन हिम कि अगर कोई चीज़ काम नहीं करी है, इफ़ थिंग्स डोंट वर्क आउट, तो ही यूज्ड टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी कि इस वजह से, मेरी वजह से ऐसा हुआ है, क्योंकि मेरा डिसीजन था कि हम ऐसे करेंगे इस काम को. तो ये होती है लीडर्स की क्वालिटीज़. अभी आई थिंक हम लीडरशिप, हैव यू स्टडीड लीडरशिप येट? नहीं पढ़ा ना अभी? ओके, सो वी विल बी स्टडिंग दैट. हाउ कैन यू यूज़ पॉजिटिव स्ट्रोक्स? पॉजिटिव स्ट्रोक्स को कैसे यूज़ कर सकते हो आप? मोटिवेशन के लिए यूज़ हो सकते हैं पॉजिटिव स्ट्रोक्स भी, मोटिवेट करने के लिए. और नेगेटिव स्ट्रोक्स? दोनों तरीके से यूज हो सकता है. अगर एक एम्प्लॉय अपने ऊपर कर रहा है तो हो सकता है कि वो उसको छोड़ना हो, या फिर जो आपने एग्जांपल दिया. बट अगर एक लीडर या फिर एक मैनेजर कर रहा है तो माइट पॉसिबल कि वो नेगेटिव मोटिवेशन के लिए कर रहा हो, या फिर एक ऐसे पार्ट को अपनी टीम से हटाने के लिए जो बहुत हार्मफुल बन रहा है अपनी टीम के लिए. दोनों तरीके से यूज़ हो सकता है वो, ठीक है. तो मतलब टू वेज है ये भी, कि वेज डिफरेंट है टू यूज़ क्रिटिसिज्म, कि आप किस पर्पस के लिए उस क्रिटिसिज्म का यूज़ कर रहे हो. इन सबके स्टेटमेंट इफ देन एल्स पे ही खत्म होगी. इसको हम कंफर्म नहीं सकते कि ये कंप्लीट होगा कि ये नहीं होगा. बिल्कुल. अब आप ये नहीं श्योरिटी दे सकते ना कि हाउ विल पीपल रिएक्ट, बिकॉज एवरी वन इज डिफरेंट. उनके लिए हो सकता है टाइम बेस्ड भी होते हैं मोटिवेशन, कि वो इस टाइम पे, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे व्हाट आर देयर रिक्वायरमेंट्स, उसके हिसाब से उनके मोटिवेशन शिफ्ट हो रहे होंगे. उनके जो डेमोग्राफिक्स है उसके हिसाब से चेंज हो रहे होंगे. तो ये आपको, आप हम हर पॉइंट ऑफ टाइम पे ये इंश्योर नहीं कर सकते कि आप सही टेक्निक्स यूज़ कर रहे होगे. आपको चेंज करने पड़ते हैं. इसीलिए आपने हमेशा ये पढ़ते हैं हम कि ऑर्गेनाइजेशन इज
ऑर्गेनाइजेशन एनवायरनमेंट इज डायनामिक, डायनामिज्म पढ़ते हैं ना हम ऑर्गेनाइजेशन का, तो वो इसीलिए ही है कि क्योंकि थिंग्स आर एवर चेंजिंग, और आप इन सब चीज़ों को एक बार आपने इम्प्लीमेंट किया और वो आप थ्रू आउट द लाइफ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन सेम रहने दोगे तो वो पॉसिबल नहीं है। इसीलिए आपको मैनेजर्स हैव टू चेंज एंड शिफ्ट अपने एम्प्लॉयज़ के, वो भी जो भी फॉर्मेशन है एम्प्लॉयज़ का कि कैसे एम्प्लॉयज़ हैं, उनके ट्रेनिंग में भी कि जैसे कंपटीशन इंक्रीज़ हो रहा है मार्केट में तो उस हिसाब से चेंज करना, एम्प्लॉयज़ को भी अपने ट्रेनिंग भी वैसे ही देना एम्प्लॉयज़ को। तो ये सब कुछ हो रहा है डायनामिज्म की वजह से ही, क्योंकि आप बिहेवियर्स एक तो प्रिडिक्ट नहीं कर सकते करेक्टली कि ऐसे सिचुएशन में योर एम्प्लॉयज़ विल रिएक्ट दिस वे, ये आप प्रिडिक्ट नहीं कर पाओगे। प्लस आपको ऐसा श्योरिटी नहीं मिलेगा कभी कि आपके एम्प्लॉयज़ जो हैं वो अगर एक पर्टिकुलर ईयर में इस एक पर्टिकुलर चीज़ से मोटिवेट हो रहे थे तो वो अगले ईयर भी वैसे ही मोटिवेट हो रहे होंगे, उनके मोटिवेशन के कॉजेज़ भी चेंज होंगे, प्लस मैनेजर्स को उनके अकॉर्डिंग एडजस्ट करना पड़ेगा कि वो क्या पर्क्स ऐसे ऑफर करते हैं जिसके थ्रू एम्प्लॉयज़ मोटिवेट हो रहे हैं। तो ये सब कुछ डायनामिज्म पे डिपेंड करता है। हर बार आई एम नॉट सेइंग कि वर्क करेगा, एम्प्लॉयज़ चेंज हो जाएंगे, हो सकता है विशाल ने आज सीख लिया हो कि पोस्ट नहीं करना चाहिए सब कुछ रोज़, तो अब हमें क्या पता चल जाएगा कि उसके रिक्वायरमेंट्स चेंज हो गए हैं। अब जो वैलिडेशन वो पिक्चर्स पोस्ट करके सीख कर रहा था अब वो वैसे मोटिवेट नहीं होता है या वैसे वैलिडेशन या रिकॉग्निशन सीख नहीं करता है, तो इससे भी फ़र्क पड़ता है और एम्प्लॉयज़ को ये फिगर आउट करना होता है, और वो होता है इंटरैक्शन से। और ट्रांजैक्शनल एनालिसिस आपको सजेस्ट ही इसीलिए किया जाता है कि आप ये समझ पाओ एक तो रूट कॉज कि कोई भी एम्प्लॉय जो है वो ऐसे रिएक्ट क्यों कर रहा है, या आप उनको नेम कर पाओ। अगर आपको कोई भी चीज़ अनसर्टेन लगती है तो आप उसको सर्टेनिटी में लाने की कोशिश करते हो, और वो कैसे हो सकता है? स्टडीज़ के थ्रू। जब आपको ये थ्योरीज पता हैं कि इस सिचुएशन में ये पॉसिबिलिटीज़ हो सकते हैं, तो जब आप वो फिगर आउट कर लोगे तो आपको लगेगा कि यू कैन यूज़ दीज थ्योरीज टू फॉर द बेटरमेंट। ऑर्गेनाइजेशन में भी अगर ह्यूमन रिसोर्स इम्पॉर्टेंट है तो उसकी अंडरस्टैंडिंग भी इम्पॉर्टेंट है कि आपका ह्यूमन रिसोर्स जो है वो वर्क कैसे कर रहा है। तो ये समझने के लिए भी ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर में, मतलब जहाँ पे हम बिहेवियर ही स्टडी कर रहे हैं, वहाँ पे ये थियरीज इसीलिए इम्पॉर्टेंट है कि ताकि आपको पता हो, जब आपने नेम कर दिया है तो आपको पता है कि ऐसे होगा, ऐसे हो सकता है कि आप ऐसे सिचुएशन में ये स्ट्रैटेजीज यूज़ कर सकते हो कि अगर कोई एम्प्लॉय जो है वो एरोगेंस में आ गया है तो आप क्या आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो, करेक्टिव एक्शंस ले सकते हो कि उसको आप ड्रैग करो आई एम ओके एंड यू आर ओके पे। तो ये इसीलिए ही हम लाइफ पोजीशंस और गेम्स एंड स्ट्रोक्स पढ़ रहे हैं ताकि आप एज अ मैनेजर जब आप पे ये क्वेश्चन आएगा कि आपको अब वो टीम मैनेज करनी है, यू हैव टू मैनेज द होल टीम जिसमें सबके रिक्वायरमेंट्स डिफरेंट हैं, तो वो कोऑर्डिनेशन मेंटेन करना और कंट्रोलिंग में पढ़ते हो ना ये आप कि आपको कैसे करेक्टिव एक्शंस लेने हैं, तो वो होता है सिर्फ इसी से ही। ठीक है, ओके। सो ट्रांजैक्शनल एनालिसिस में आई थिंक games, strokes are not that important from exam perspective, but life positions you should know. Indirect questions भी आप expect कर सकते हो इनसे, life positions से भी, plus from जोहारी विंडो as well. Indirect questions in the sense आपको हो सकता है वो case study questions आ जाएं इससे, if they do not ask you directly ऐसे questions कि आपको लाइफ पोजीशंस एक्सप्लेन करने हैं, तो यू शुड नो द डेफिनेशन। डेफिनेशन के थ्रू भी आप फिगर आउट कर लोगे कि वो किसको रेफर कर रहे हैं, लाइफ पोजीशन को रेफर कर रहे हैं और उसमें आपको क्या एक्सप्लेन करना है। ये टर्म्स जो मैंने लिखे थे कि अगर
कौन से स्टेट में आप हो और फिर क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकते हैं, अगर आप वो कर रहे हो तो उसके लिए भी इनडायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं उस पर भी। अगर आपको वो चीज़ें नहीं पता है तो आप फिगर आउट नहीं कर पाओगे कि क्या इंडिकेट कर रहा है वो क्वेश्चन, और वो समझना इम्पॉर्टेंट है। अदरवाइज आपको ऐसे लगेगा कि लाइफ पोजीशन का तो कोई क्वेश्चन आया नहीं था, कि उस पर कोई क्वेश्चन नहीं आया, तो ये नहीं लगना चाहिए। तब ये एक्चुअली आपको वो जो पैराग्राफ्स आते हैं, जो केस स्टडी क्वेश्चंस आएंगे, उसमें थोड़ा सा इंटरप्रिटेशन आपको ठीक रखना पड़ेगा अपना। जब वो उस पर लिखा होगा कि या तो आपको एम्प्लॉयज़ की तरह करना है या फिर ये सिचुएशन में व्हाट विल यू डू एज अ मैनेजर, तो जब ये करना होगा तो हो सकता है कि आपको लगेगा कि पूरा एक्सप्लेन करोगे आप कि अगर ऐसी सिचुएशन होती तो क्या करते, कहाँ पे। अब जो हारी विंडो का क्वेश्चन भी ऐसे आ सकता है कि ओपन सेल्फ पे क्यों लाना है मैनेजर्स को, सारे एम्प्लॉयज़ को जो डिफरेंट क्वाड्रेंट्स में लाई कर रहे हैं उनको भी, तो ये और कैसे करोगे आप, ये करेक्टिव एक्शंस भी कैसे लोगे, ये भी आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो ये केस स्टडी क्वेश्चंस इंटरप्रिटेशन के थ्रू ही आप डेवलप कर पाओगे या सॉल्व कर पाओगे उनको। अदरवाइज आप फिर वही स्टोरीज और वो अननेसेसरी लिखना पड़ेगा आपको सब कुछ। हाँ, कहानियाँ पेजेस भर के आने पड़ेंगे, फिर आपको ऐसे ही लगेगा कि मैं तो इतना लिख कर आए थे और मार्क्स नहीं मिले आपको उसमें। केस स्टडीज़ में स्कोर करना इज़ टफ, कि आपको टू द पॉइंट आप उतना सोच पाओ कि यही पूछा जा रहा है आपसे, जो क्वेश्चन कर रहा है टू द पॉइंट लिखने की कोशिश करो, कि आप उसको वैसे ही इंटरप्रेट करो जैसे क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, ठीक है। तो जस्ट ट्राई टू डू दैट, कि आप उसी को समझो, वैसे ही समझो जैसे वो एक्सप्लेन कर रहा है, ठीक है। जैसे ही आपको अगर मैनेजर की तरह सोचने को कह रहा है तो आपके आंसर्स उसी पर्सपेक्टिव से होने चाहिए, ये नहीं कि आप उसमें एग्जाम्पल देकर आ रहे हो, ठीक है। जो केस स्टडी एक्सप्लेन कर रही है उसमें अगर ये लिखा है कि आपको मैनेजर की तरह सोचना है और फिर आपको ये सिचुएशन रिजॉल्व करनी है, जैसे अभी हमने जो केस डिस्कस किया उसमें अगर ऐसे लिखा होता तो आप क्या एक्सप्लेन करते। मान लेते आपको एक ऐसे एम्प्लॉय को मोटिवेट करना है जो टफ है काफ़ी, और आपने ये अभी तक फिगर आउट नहीं किया है कि आप वो किस चीज़ से मोटिवेट होता है, तो आप उसमें यूज़ कर सकते हो मैक्लेलैंड का मॉडल, कि अगर नीड फॉर एफिलिएशन है, पावर है या अचीवमेंट है, ये आप फिगर आउट करोगे पहले। नेगेटिव और पॉजिटिव मोटिवेशन फिगर आउट करोगे। मैस्लोज नीड हायरार्की वो कर सकते हो उसमें। डिपेंड्स कि कितना बड़ा क्वेश्चन है वो। यूजुअली 20 मार्क्स का केस स्टडी आता है ना, तो उसमें यू हैव स्कोप कि आप ये सब कुछ एक्सप्लेन कर सकते हो, लिख सकते हो ये सब कुछ उसमें, ठीक है। तो ओके, सो डू यू हैव द सिलेबस? हाँ, देर इज़ अ बुक, टी.एन. छाबड़ा की एक बुक है ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर की ही, बहुत बड़ी है नहीं? अच्छा, तो वो बुक है जो आप वो कर सकते, पर आई विल बी गिविंग यू द नोट्स, पीपीटी नोट्स। लास्ट क्लास में मैंने दिखाया था, पीपीटी नोट्स हैं मेरे पास, मतलब जो मैंने अभी बनाए हैं बेस्ड ऑन योर सिलेबस, तो वो हाँ, द इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ नॉट अलाउइंग अस टू प्रोजेक्ट, तो वो नहीं कर सकते अभी हम। आई एक्चुअली प्रेफर टीचिंग विद पीपीटी, क्योंकि उससे आपके लिए विजुअल इफ़ेक्ट्स अगर मिल जाते हैं आपको थोड़े, तो आप ज़्यादा अच्छे से समझ पाते हो। तो मैंने वो पीपीटीज़ रखे हुए हैं, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर हमें अलाउ करेगा तो वी कैन एक्चुअली प्रोजेक्टेड यहाँ पे, उससे बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए आपकी, कि उनके थ्रू पिक्टोरियल होता है क्योंकि पीपीटीज़ में, तो यू आर एबल टू अंडरस्टैंड देम बेटर, इससे बेटर चॉक एंड डस्टर वाले मेथड से, बोर्ड एंड चॉक वाले से बेटर समझ पाओगे आप पीपीटीज़ के उसमें। हाँ, वैसा ही है, पीपीटीज़ आर लाइक दैट। मैंने दिखाया था मानसी को लास्ट टाइम, तो दे वर ओके आई थिंक PPTs. I will be sharing that with you. But I have not included the unit 1 in that because I've started with unit 2. Although I have included motivation in that.
but not the whole unit 1. If you say I can include that unit 1 as well in that PPT, plus okay, will you unit 2 is we are studying, okay. So the moment हम unit 2 complete कर लेते हैं तो उसके बाद ही I will be giving you the PPT. ऐसे पूरा कंप्लीट होने के बाद से बेटर है कि आपको टाइम टू टाइम नोट्स अगर आपके पास आ जाएंगे तो दैट विल बी बेटर. सो बाय द इवनिंग टुडे आई विल बी पोस्टिंग द नोट्स और you can circulate and you can actually give me the feedback. Let's make it known to self if it is known to others कि if PPTs are fine or if you have any concerns you can share it with me. Do we have a group? It's okay. So I will be sharing that on the group if I am the part of the group. I don't know. I think you have made the group. Okay. No problem. Then I will be sharing it with you and we will be starting with our next topics in the next class. Okay. So we are done with transactional analysis. Okay, so in the next class we will be starting with organizational change. All right. I will be sharing the syllabus with you as well. Syllabus नहीं है ना आपके पास? मैं syllabus में I will include it in PPT. You have the syllabus. ठीक है. I will still include it in the PPT. ठीक है, ताकि आपके पास उसके साथ आ जाए वो. Can we call someone to stop the recording?